जिम साहब, यू मे स्टार्ट द क्लास सर। 4 मिनट ऊपर चले गए सर। जी आप क्या कह रहे हैं मुझे समझ नहीं आई, लेकिन मेरी आवाज आप सुन पा रहे हैं तो मैं स्टार्ट कर रहा हूँ इसको। जी अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। स्टूडेंट्स आप मुझे सुन पा रहे हैं? सर आपको रिज्वाइन करना पड़ेगा, आपकी स्क्रीन पे लैप्स आ रहा है, स्क्रीन शेयर कर रहे हैं, लैप आ रहा है उस पर। मेरी स्क्रीन में कोई प्रॉब्लम आ रहा है आपको? मेरी स्क्रीन के अंदर जो है ब्लैक हो गई है, हाफ ब्लैक हो गई है। आपने जो विंडो ओपन की हुई है उसकी वजह से ब्लैक हो गई है। आप काइंडली शेयरिंग बंद करके दोबारा करें शेयरिंग सर। शेयरिंग क्लोज करके दोबारा करें। ओके नाउ कैन यू सी? सर अभी भी आ रहा है जी इज इट क्लियर? माय वॉइस एंड स्क्रीन बोथ आर क्लियर? वॉइस क्लियर आपकी, लेकिन आपकी स्क्रीन शेयरिंग क्लियर नहीं है। स्क्रीन पे भी वही ब्लैक ब्लैक आ रहा है अभी तक। स्टूडेंट फिर वही कंप्लेन करेंगे जैसे क्लियर नहीं आ रही स्क्रीन हमारी। मुझे आपकी ना आवाज नहीं आ रही सही पर। सॉरी सर। जी स्टूडेंट्स आपको मेरी स्क्रीन नजर आ रही है? और आपकी आवाज भी कम आ रही है आज। मेरी आवाज भी कम आ रही है? अच्छा स्क्रीन शेयरिंग काइंडली ऑफ कीजिएगा, दोबारा ट्राई कर लें एक दफा, नहीं तो लॉग ऑफ करके लॉग इन कर लें एक दफा। जी मैं इसको दोबारा ज्वाइन कर। ठीक है सर, थैंक यू। ले जी बच्चों स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को चंद पुरानी आयात से। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुल हुवल्लाहु अहद, अल्लाहु समद, लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहु कुफुवन अहद। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। तो बच्चों आज आपसे मुलाकात हो रही है आफ्टर ईद हॉलीडेज, तो बीच में काफ़ी गैप है, लेकिन मैं आपको याद करवा दूं कि हम कहाँ थे। हमने लास्ट जो डिस्कशन की थी वो की थी CI 5 के ऊपर, और कंसोलिडेटेड प्रॉफिट लॉस हमने बनाया था, अगर मेरी याददाश्त ज़्यादा कमजोर नहीं है तो। जी गुज़िश्ता ईद मुबारक आप सबको। ए खान कह रहे हैं मेरी स्क्रीन जो है वो ब्लर्ड है। क्या वाकई बाकी उनको भी लग रहा है कि मेरी स्क्रीन ब्लर्ड है? नहीं। ए खान आप चेक कर लें, आपके एंड पे कोई प्रॉब्लम होगा। ठीक है, ओके, थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू। बच्चों हमने कंसोलिडेटेड प्रॉफिट लॉस को पढ़ा था, और कंसोलिडेटेड प्रॉफिट लॉस का हमने क्वेश्चन किया था ईद से पहले इनकी आखिरी क्लास में। तो इसमें ना हमने आखिरी बात जो की थी ना प्रॉफिट लॉस के अंदर, वो थी कंसोलिडेटेड जितना भी प्रॉफिट होगा उसको हमने स्प्लिट करना बिटवीन पेरेंट एंड सब्सिडियरी, और सॉरी पेरेंट एंड एनसीआई। तो एनसीआई के प्रॉफिट की बाइफरकेशन करते वक्त हमने एक टेक्निकल वर्किंग की थी कि सब्सिडियरी के प्रॉफिट में से हमने कुछ एलिमिनेशन करके एनसीआई का प्रॉफिट कैलकुलेट किया था। आई होप यू रिमेंबर, और अगर किसी को याद नहीं है तो ये वर्किंग एक दफा देख लीजिएगा। मुझे अपनी स्क्रीन पे तो फाइंड आउट करने में थोड़ी मुश्किल होगी, लेकिन आपने वो डेफिनेटली लेक्चर रिकॉर्ड किया होगा और आपने नोट भी किया होगा अपने पास। तो मैं अब इससे आगे बात बढ़ाने लगा। हमारी कंसोलिडेटेड इनकम स्टेटमेंट में कुछ डिस्कशन बाकी थी। वो डिस्कशन ये थी कि अगर हम किसी सब्सिडरी को अक्वायर करें
ड्यूरिंग द ईयर। तो कंसोलिडेटेड प्रॉफिट लॉस कैसे बनाएगा? एक मिनट। बच्चों कंसेप्ट को बड़ा गौर से सुनिएगा। फिजर हमने एनसीए प्रॉफिट की बात कर ली थी, अब वो लेक्चर पिछला सुन लीजिएगा, नोट्स भी ले लीजिएगा अपने क्लास फेलो से, हमने बात कर ली थी इसकी। अच्छा बच्चों, हमारा ईयर एंड है फॉर एग्जांपल 31 दिसंबर 2019। हम एक सब्सिडी को अक्वायर कर रहे हैं ड्यूरिंग द करंट ईयर 2019 के दौरान हमने इसको अक्वायर किया। लाइक कोई भी डेट ले लेते हैं, 1 जुलाई ले लेते हैं। 1 जुलाई को अक्वायर किया, हमारा ईयर एंड 31 दिसंबर है, यानी कि जस्ट 6 मंथ बिफोर हमने एक सब्सिडी को अक्वायर किया। अच्छा बच्चों, बैलेंस शीट की कंसोलिडेशन करते वक्त कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि बैलेंस शीट यानी कि स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन जब हम बनाते हैं तो वो एज एट बनाते हैं। 31 दिसंबर 2019 को जब कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट बनाई जा रही होगी वो एज एट होगी, कि वहां पे हम ये शो करवाना चाह रहे हैं 31 दिसंबर 2019 की बैलेंस शीट में आज कितने ग्रुप के एसेट हैं, आज ग्रुप की लायबिलिटीज कितनी है। तो पेरेंट और सब्सिडरी के एसेट्स 100% ऐड हो जाएंगे, उसमें कोई इशू नहीं है। लेकिन बात करें प्रॉफिट लॉस की, तो प्रॉफिट लॉस एज एट नहीं होता, प्रॉफिट लॉस फॉर द ईयर होता है। फॉर द ईयर, ड्यूरिंग द ईयर हमारी कितनी इनकम थी, ड्यूरिंग द ईयर हमारे कितने एक्सपेंसेस थे, ड्यूरिंग द ईयर हमारे कितने प्रॉफिट थे। प्रॉफिट लॉस में हम ये चीज शो करते हैं। तो ग्रुप की प्रॉफिट लॉस या कंसोलिडेटेड प्रॉफिट लॉस जब बनाई जा रही है तो हम क्या इमेज देना चाह रहे हैं कि हमारे पास ड्यूरिंग द ईयर ग्रुप की क्या इनकम थी, क्या एक्सपेंसेस थे, क्या प्रॉफिट थे। अब ग्रुप की इनकम ड्यूरिंग द ईयर, ये एक बड़ी टेक्निकल बात बन गई। सब्सिडरी हमारे ग्रुप का पार्ट बनी है 1 जुलाई के बाद। सब्सिडरी की जनवरी से लेकर जून तक की वो ग्रुप की इनकम नहीं समझी जाएगी। सब्सिडरी की जितने भी इनकम, एक्सपेंसेस, प्रॉफिट जनवरी से लेकर जून तक के हैं वो ग्रुप की इनकम नहीं समझी जाएगी, क्योंकि ये उस पीरियड की है जो वो ग्रुप का पार्ट ही नहीं थी। ग्रुप का पार्ट बनी वो तो 1 जुलाई से। तो 1 जुलाई के बाद सब्सिडरी की इनकम, एक्सपेंसेस, प्रॉफिट, ग्रुप के इनकम, एक्सपेंसेस, प्रॉफिट समझे जाएंगे। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब हम कंसोलिडेटेड प्रॉफिट लॉस बनाएंगे, पेरेंट की इनकम, एक्सपेंसेस, प्रॉफिट तो पूरे साल का देंगे, लेकिन सब्सिडरी के पूरे साल का हम इनकम, एक्सपेंसेस और प्रॉफिट नहीं लेंगे। रादर हम उसको टाइम प्रोपोर्शनली करेंगे। हम क्या ऊपर कैप्शन क्या देना चाह रहे हैं प्रॉफिट लॉस के ऊपर? ग्रुप प्रॉफिट लॉस या स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस ऑफ ग्रुप फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2019। तो ग्रुप की प्रॉफिट लॉस शो करवाना चाह रहे हैं पूरे साल की, लेकिन साल के पहले 6 महीने वो सब्सिडरी जो थी वो ग्रुप का पार्ट थी ही नहीं, वो सब्सिडरी ही नहीं थी इनफैक्ट। तो हमने पोस्ट एक्विजिशन यानी कि एक्विजिशन के बाद की इनकम, बाद के एक्सपेंसेस और बाद के प्रॉफिट को कंसोलिडेट करना है, तो हम ऐसी सब्सिडरी को टाइम प्रोपोर्शनेट करेंगे। नाउ अगेन वेरी इंटरेस्टिंग, दोबारा बैलेंस शीट पे आ जाए। बैलेंस शीट की कंसोलिडेशन करते वक्त तो हमने ये नहीं कहा था, क्योंकि बैलेंस शीट फॉर द ईयर होती ही नहीं है, बैलेंस शीट तो होती ही एज एट है। तो बच्चों दोबारा सुन लें, अगर एक ही क्वेश्चन के अंदर आपको कंसोलिडेटेड प्रॉफिट लॉस बनाने को भी कहा जाए, कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट को भी बनाने को कहा जाए, और वो कंपनी एक्वायर की गई हो 1 जुलाई को, ये ना 31 दिसंबर, तो फिर होगा ये कि बैलेंस शीट की कंसोलिडेशन तो नॉर्मल वे में ही होगी, लेकिन प्रॉफिट लॉस की कंसोलिडेशन अब नॉर्मल वे में नहीं होगी।
बल्कि इसके लिए मैं वर्ड यूज करने लगा हूं, प्रोपोर्शनेट कंसोलिडेशन होगी। सब्सिडरी की तमाम इनकम एक्सपेंसेस और प्रॉफिट कंसोलिडेट नहीं होंगे। आपको सब्सिडरी का प्रॉफिट लॉस दिया होगा पूरे साल का मतलब 1 जनवरी से लेकर 31 दिसंबर तक का। बट वी आर नॉट सपोज्ड टू consolidate income and expenses and profit of subsidiary from January to June because that subsidiary was not part of group at that time. तो फिर टाइम प्रोपोर्शनल करेंगे। अच्छा, अब मैं महीना चेंज करता हूं। if parent acquired subsidiary at 1st October 2019, तो अक्टूबर नवंबर दिसंबर सिर्फ 3 महीने के रिजल्ट्स सब्सिडियरी के कंसोलिडेट होंगे। इसी तरह मैं मंथ चेंज करता जाऊं, 1 नवंबर को अक्वायर किया तो सिर्फ नवंबर और दिसंबर 2 महीनों के रिजल्ट कंसोलिडेट होंगे। इसी तरह मैं अगर कहूं, अरे वाह क्या बात है, मतलब इतना प्यारा कंसेप्ट कि मेरा अपने आप को दाद देने को दिल कर रहा है कि अगर मैं पेरेंट सब्सिडियरी को अक्वायर करूं जस्ट आज 31 दिसंबर को सुबह 10 बजे अक्वायर किया। वेरी इंटरेस्टिंग बच्चों, वेरी इंटरेस्टिंग। 31 दिसंबर को पेरेंट ने सब्सिडियरी को अक्वायर किया, तो सोचें क्या होने वाला है। बैलेंस शीट की कंसोलिडेशन पे तो फिर भी कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि वो तो एज एट है। 100% सब्सिडियरी के एसेट और लायबिलिटीज पेरेंट के साथ एड अप होंगे, नो प्रॉब्लम एट ऑल। लेकिन बच्चों प्रॉफिट लॉस पे गौर करें, सब्सिडियरी का प्रॉफिट लॉस सीधे से कंसोलिडेट होगा ही नहीं क्योंकि पूरा थ्रू आउट द ईयर, यस राव साहब यही तो मैं कहना चाहता हूं कि सब्सिडियरी तो पूरा साल हमारी सब्सिडियरी थी ही नहीं। सब्सिडियरी तो बनी है जस्ट आज। पूरे साल की इनकम और एक्सपेंसेस सब्सिडियरी की, इनफैक्ट ग्रुप की इनकम और एक्सपेंसेस तो थे ही नहीं, तो प्रॉफिट लॉस सीधे से कंसोलिडेट होगा ही नहीं। लेकिन फिर भी हम प्रॉफिट लॉस के माथे पे तो यही लिखेंगे ऊपर कैप्शन में कि ये ग्रुप का प्रॉफिट लॉस है, लेकिन एक्चुअल में ये होगा कि ग्रुप के प्रॉफिट लॉस में सिर्फ पेरेंट का प्रॉफिट लॉस ही आ रहा होगा, सब्सिडियरी का कुछ भी कंसोलिडेट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो इस सारी डिस्कशन को मैं नाम देने लगा हूं मिड ईयर एक्विजिशन। मिड ईयर एक्विजिशन, और मिड ईयर एक्विजिशन का मतलब ये नहीं है कि एग्जैक्ट मिड में, मिड ईयर का मतलब है ड्यूरिंग द ईयर। अगर आपने जनवरी के अलावा, मतलब 1 जनवरी को अगर आपने एक्वायर किया फिर तो मसला ही कोई नहीं ना। 1 जनवरी को अगर आपने एक्वायर किया साल के शुरू में तो फिर तो पूरे साल का प्रॉफिट लॉस कंसोलिडेट होगा। लेकिन 1 जनवरी के अलावा अगर आप फरवरी में, मार्च में, जून में, अगस्त में, नवंबर में कभी भी एक्वायर करते हैं तो सब्सिडियरी के प्रोपोर्शनेट रिजल्ट कंसोलिडेट होंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आप हेडिंग देंगे रूल्स के पेजेस पे, रूल्स के पेजेस पे हेडिंग देंगे, रूल्स के पेजेस पे हेडिंग देंगे। प्रॉफिट लॉस के रूल्स जहां पे आपने स्टार्ट किए थे वहां पे आप हेडिंग देंगे मिड ईयर एक्विजिशन की, मिड ईयर एक्विजिशन। याद रहे आप प्रॉफिट लॉस के रूल्स लिख रहे हैं। बैलेंस शीट की कंसोलिडेशन तो हमने पढ़ दी थी ना, प्रॉफिट लॉस की कंसोलिडेशन चल रही थी। मिड ईयर एक्विजिशन, if a subsidiary was acquired during the current year, इस साल के दौरान, ड्यूरिंग द करंट ईयर। अच्छा बच्चों, पिछले साल के अगर मिड में एक्वायर किया होता तब भी कोई मसला नहीं था क्योंकि हम तो कंसोलिडेटेड प्रॉफिट लॉस इस साल का बना रहे हैं। इस साल का प्रॉफिट लॉस तो पूरा कंसोलिडेट होना था। तो मसला कब आएगा? जब ड्यूरिंग द करंट ईयर, इस साल के मिड में कहीं हमने एक्वायर किया। ड्यूरिंग द करंट ईयर subsidiaries result will be consolidated on time proportionate basis. वैसे तो लिखने की जरूरत नहीं है, लेकिन चलिए मैं ब्रैकेट में लिख देता हूं, दैट इज पोस्ट एक्विजिशन रिजल्ट्स ओनली। एक्विजिशन के बाद के रिजल्ट्स को कंसोलिडेट करना है। पोस्ट एक्विजिशन रिजल्ट्स, रिजल्ट्स का मतलब है इनकम एक्सपेंसेस सारे।
Results only will be consolidated. ठीक हो गया। एनोनिमस अटेंडी ने कहा कि आप कौन सा क्वेश्चन करवा रहे हैं? अरे यार मैं तो कोई क्वेश्चन करवा ही नहीं रहा, मैं तो रूल लिखवा रहा हूँ, क्वेश्चन तो भी करेंगे बाद में। जिशान अतर कह रहे हैं कि जस्ट इफ acquire the last date of the year, then no consolidation, and other than this last date whenever acquired even a week before reporting date, the consolidation will took place. Yes, जिशान बिल्कुल सही कहा आपने। ठीक ही दास्तान फिर सुनिए। बात कुछ यूं है, बात कुछ यूं है कि सब्सिडी का प्रॉफिट लॉस तो मुझे दिया जाएगा, मतलब सब्सिडी का नाम होगा, पेरेंट का नाम होगा ए लिमिटेड, सब्सिडी का नाम होगा एक्स लिमिटेड। एक्स लिमिटेड का तो मुझे प्रॉफिट लॉस पूरे साल का दिया जा रहा है, और साथ में मुझे ये बातों बातों में बताया जा रहा है कि सर एक्स लिमिटेड वाज अक्वायर्ड ड्यूरिंग द ईयर एट 1 अक्टूबर 2009, जस्ट 3 मंथ बिफोर, 3 महीने पहले अक्वायर किया था। टू डू, तो मुझे अक्टूबर नवंबर दिसंबर के रिजल्ट्स को कंसोलिडेट करना है। मुझे फॉर एग्जांपल सब्सिडरी की सेल्स बताई जाती है 12,000 की पूरे साल की, 12,000। मैं क्या करूंगा, मैं करूंगा ये एज्यूम करूंगा कि 12,000 12 महीनों की सेल है, तो एक महीने की सेल 1,000, 12 महीनों की सेल 12,000, तो 3 महीनों की सेल। मैं रिपीट करता हूँ, 12,000 सेल बताई जा रही है एक साल की, तो मैं एज्यूम करूंगा कि 12,000 12 महीनों की है, यानी कि एक महीने की 1,000 है। तो फिर अक्टूबर नवंबर दिसंबर की 3,000 है। तो मैं एज्यूम कर रहा हूं कि इनकम और एक्सपेंसेस इवनली थ्रू आउट द ईयर एक्रू हुए थे। बच्चों ये एक एजम्पशन है, ये एजम्पशन हमको एग्जाम में भी लेनी होती है और ये एजम्पशन हमें प्रैक्टिकली भी लेनी होती है, लेकिन असल में दर हकीकत जरूरी नहीं है कि 12 महीनों का प्रॉफिट अगर 12,000 हो तो 3 महीनों का प्रॉफिट 3,000 हो, जरूरी नहीं। ऐसा हो सकता है रियल लाइफ में कि पहले 9 महीनों की सेल हुई हो 11,000 और अगले 3 महीनों की सेल सिर्फ 1,000, सीजन की वजह से, सीजन नहीं, पहले 9 महीनों में सीजन था, और वाइस वर्सा, पहले 9 महीने में सेल बिल्कुल कम हुई है 2-3 हजार की, सारी सेल हुई अगले 9 महीनों में, 10,000 की सेल हुई अगले 3 महीनों में, सॉरी 3 महीनों में 10,000 की सेल हुई है। पहले 9 महीनों में सेल्स ही नहीं हुई, 2,000 की सेल हुई है पूरे 9 महीनों में, और आखिरी 3 महीनों में ज्यादा सेल हुई है 10,000 की। ऐसा हो सकता है, बट व्हेन क्वेश्चन इज साइलेंट, हम ये एज्यूम करेंगे कि 12,000 अगर पूरे साल की सेल है तो 3 महीने की 3,000, 6 महीने की 6,000, 9 महीने की 9,000, 2 महीने की 2,000, सिंपल। तो इसको अंग्रेजी में ना, इसको यूं बोला जाता है इनकम एंड एक्सपेंसेस इवनली एक्रूड ड्यूरिंग द ईयर। तो इसकी मैं वर्डिंग आपको दिखाता हूं। इन द एब्सेंस ऑफ एनी इंफॉर्मेशन, रूल नंबरिंग आप खुद करते जी, मुझे तो नंबरिंग भी भूल गई है। इन द एब्सेंस ऑफ एनी इंफॉर्मेशन, in the absence of any information, income and expenses of subsidiary will be assumed to accrue evenly throughout the year. ठीक है, evenly accrue।
ठीक हो गया बच्चों? इस इन दो बातों को सामने रखते हुए ना हम एक क्वेश्चन करेंगे। अब करेंगे हम क्वेश्चन। जी बच्चों, CI6 आपके सामने है। CI6 हम करने लगे। आर यू रेडी? करें स्टार्ट? Following are the statement of profit or loss of two companies. दो कंपनीज का प्रॉफिट लॉस दिया जा रहा है फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2016। ठीक है जी। दो कंपनीज के नाम है, एक पनामा और एक स्विस। दोनों भाई हैं आपस में। चले जी, दोनों का प्रॉफिट लॉस दिया हुआ, लेकिन इंफॉर्मेशन नंबर 1 पढ़ते हैं। पनामा ने एक्वायर किए 60% शेयर्स ऑफ स्विस लिमिटेड एट 1 अप्रैल 2016। फिर देखें ईयर एंड 31 दिसंबर, तो जस्ट 9 मंथ बिफोर 1 अप्रैल को, यानी कि 9 मंथ बिफोर पेरेंट ने सब्सिडी को एक्वायर किया, और वो भी 60% शेयर के साथ। ठीक है जी। अब ना पूरे प्रॉफिट लॉस में जब मैं कंसोलिडेशन करूंगा ना, बाकी तो वैसे अप्लाई होंगे जैसे हमने पढ़े हैं, इंट्रा ग्रुप ट्रेडिंग के, आपस में परचेज, जो भी वो सारी चीजें हमने पढ़ी में वो होंगी। लेकिन आज एक नया काम करेंगे। पूरे के पूरे प्रॉफिट लॉस में ना हम कॉमनली ये करेंगे, ब्रैकेट के अंदर जब हर चीज अलग अलग लिखते हैं 1000 प्लस 30,000, साथ ही हम कर देंगे 9/12। तो सब्सिडी की कोई भी फिगर लिखेंगे ना, उसके साथ 9/12 हम खामखा करेंगे। क्यों करेंगे? क्योंकि अप्रैल के बाद के रिजल्ट्स को हमने कंसोलिडेट करना है। ठीक हो गया बच्चों? तो 9/12 यानी कि अप्रैल से लेके जून तक के हमें रिजल्ट्स चाहिए। 30,000 तो पूरे साल, हमें पूरे साल की, जस्ट नीड टू कंसोलिडेट 9 मंथ्स रिजल्ट्स। तो 9 मंथ के रिजल्ट को कंसोलिडेट करना है तो 9/12 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ये समझ आता है 9/12 सबको? किसी का कोई एतराज 9/12 पे? क्लियर? एवरीथिंग इज क्लियर? आसान बातें है ना, मैं कितनी आसान बातें करता हूँ। ओके, मैं आपको अभी कुछ और थोड़ा सा क्वेश्चन करके दिखा देता हूँ। कॉस्ट ऑफ सेल्स में यही हम करते रहेंगे, 40,000 प्लस 16,000 मल्टीप्लाई बाय 1 मिनट रुकिएगा। मल्टीप्लाई बाय 9/12 एंड सो ऑन। फिर हमारे पास डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट आएगी। तो डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट के अंदर देखें 5,000 और फिर 2,000। तो सिंपली हर चीज को 9/12 कर देना है, सब्सिडी की हर फिगर को 9/12 कर देना है। ठीक हो गया बच्चों? तो ये अभी सिर्फ मैंने इंफॉर्मेशन नंबर 1 पढ़ी। तो लेट मी रीड इंफॉर्मेशन नंबर 2, 3, 4, देन मैं दोबारा प्रॉफिट लॉस पे आऊंगा। सेकंड इंफॉर्मेशन, स्विस लिमिटेड ने बेची है गुड्स ऑफ 5,000 टू पनामा लिमिटेड। पनामा को बेची है 5,000 की चीजें। स्विस ने पनामा को 5,000 की चीजें। अब वो छोड़े मार्कअप मार्जिन क्या है, छोड़ दें इसको। बेची कब है? आफ्टर एक्विजिशन। वेरी इंटरेस्टिंग, आफ्टर एक्विजिशन। ये नहीं कहा कि थ्रू आउट द ईयर बेची। अगर ये 5,000 की चीजें स्विस ने पेरेंट को बेची होती, थ्रू आउट द ईयर बेची होती, इसका मतलब है जनवरी, फरवरी, मार्च में भी बेची थी। मतलब अगर ये लिखा होता
कि इसने थ्रू आउट द ईयर बेचे हैं, तो इसका मतलब होता है जनवरी, फरवरी, मार्च। स्विस और पनामा की अगर कोई ट्रांजैक्शन होती है, क्या वो इंट्रा ग्रुप ट्रांजैक्शन कहलाई जाएगी? मुझे आप बताएं, क्या वो इंट्रा ग्रुप ट्रांजैक्शन कहलाई जाएगी? अगर पनामा और स्विस के दरमियान कोई ट्रांजैक्शन हुई जनवरी में, फरवरी में, मार्च में, क्या उसको ग्रुप ट्रांजैक्शन कहेंगे या इंट्रा ग्रुप ट्रांजैक्शन कहेंगे? नहीं कहेंगे, बिल्कुल नहीं है। तो जो वो इंट्रा ग्रुप ट्रांजैक्शन है ही नहीं, जनवरी, फरवरी, मार्च की ट्रांजैक्शन, आयशा नहीं कहेंगे। जनवरी, फरवरी, मार्च में पेरेंट और सब इसमें पनामा और स्विस में कोई ट्रांजैक्शन हो जाए ना, उसको इंट्रा ग्रुप ट्रांजैक्शन नहीं कहेंगे, क्योंकि वो ट्रांजैक्शन तो तब हुई जब वो ग्रुप था ही नहीं, स्विस में ग्रुप का रिलेशन ही नहीं था, तो उन ट्रांजैक्शन को ग्रुप ट्रांजैक्शन हम कह ही नहीं सकते। ठीक है, अप्रैल में एक्विजिशन डेट थी ना आयशा, और बाकी भी एक दो। ओके, चलें, बात समझ आ गई आपको। अब बच्चों, जब जनवरी, फरवरी, मार्च में अगर आपस में पनामा और स्विस में कोई ट्रांजैक्शन हुई है, वो ग्रुप ट्रांजैक्शन नहीं है, वो इंट्रा ग्रुप ट्रांजैक्शन नहीं है। जब वो इंट्रा ग्रुप ट्रांजैक्शन नहीं है, उसकी एलिमिनेशन की जरूरत भी नहीं है, वो तो एलिमिनेट नहीं होगी। इसीलिए इस शेर में शायर कहता है कि स्विस लिमिटेड ने पनामा को चीजें बेची हैं आफ्टर एक्विजिशन। रेहान साहब कहते हैं कि हमें 30,000 का 9/19 लेना चाहिए था। ओए होए होए यार, मेरा मैथ वीक है, मैं क्या करूं? 9 को 19 पे डिवाइड कर दिया, मुझे पता नहीं था कि साल में 19 महीने होते हैं। बहुत मेरी गलती है ना, मेरा हिसाब किताब जो कमजोर है। ये 19 महीने होते कौन से हैं? रेहान साहब, ये 19 महीने कौन से होते हैं? 19 महीने इस्लामिक भी मिला दो तो 12-12-24 होते हैं शहनाज, 19 नहीं होते। अच्छा, टाइपिंग एरर हो गया, रेहान मानते हैं, तो 9/12 करना चाहिए था ना। तो रेहान देखिए, मैंने क्या 9/12 नहीं किया? 9/12 तो किया है रेहान। अरे ओ रेहान, देखो ना, मैंने स्क्रीन पे यार 9/12 तो किया है 30,000 को। ये आंसर आंसर देखो, आंसर में 30,000 को 9/12, 30,000 को। अच्छा, रेहान साहब कहते हैं 25,000 को 9/12 करना चाहिए था। यार अब इस तरह पैंतरे ना बदले आप, किसी एक बात पे तो नहीं। तो अब सुनने के 25,000 को 9/12 क्यों नहीं कर रहा? पहले 5,000 की इंफॉर्मेशन को दोबारा पढ़ता हूं, उसको समझिएगा। ये 5,000 स्विस ने पनामा को बेची कब है? आफ्टर एक्विजिशन। आफ्टर एक्विजिशन बेची है, आफ्टर एक्विजिशन। अच्छा, यहाँ पे अगर वो कहता ना कि थ्रू आउट द ईयर बेची है, पहले इस बात को समझ लो जो मैं बात कर रहा था उस वक्त रेहान साहब। अगर तो कहता ना कि थ्रू आउट द ईयर बेची है, तो मैं 5,000 को भी 9/12 करता। क्यों करता? क्योंकि 5,000 भी सारी की सारी एलिमिनेट नहीं करनी थी फिर हमें, उसको भी हमने अप्रैल से लेके दिसंबर तक वाली एलिमिनेट करनी थी। लेकिन क्वेश्चन बनाने वाला बंदा बहुत स्मार्ट है, उसने क्या लिखा कि ये सारी की सारी सेल हुई है आफ्टर एक्विजिशन। तो यानी कि अब 5,000 को 9/12 करने की जरूरत नहीं है। इज इट क्लियर कि 5,000 को 9/12 करने की जरूरत नहीं है? ओके, जबरदस्त। अब आगे की कहानी सुनिए। 5,000 को 9/12 करने की जरूरत नहीं है, तो 5,000 को क्या करें? ये इंट्रा ग्रुप सेल है, एक की सेल दूसरे की परचेज, दोनों से माइनस कर दें, सेल से भी और कॉस्ट ऑफ सेल से भी। रेहान, अब सोचें, आपका जो क्वेश्चन था उसका जवाब आपको मिल गया या मजीद एक्सप्लेनेशन की जरूरत है? हम पहले 30,000 को 9/12 करेंगे, फिर 5,000 माइनस करेंगे। आप क्या सोच रहे थे रेहान? आप सोच रहे थे कि पहले माइनस करें बाद में 9/12 करें। ऐसा नहीं करना हमने। क्यों नहीं करना ऐसा? क्योंकि 5,000 का 9/12 से कोई ताल्लुक नहीं है। 5,000 तो प्योरली आफ्टर एक्विजिशन है, प्योरली आफ्टर एक्विजिशन है। अगर मैं 30,000 में से 5,000 माइनस करता और फिर मैं 9/12 करता, इसका मतलब है मैं ये मान रहा होता
कि 30,000 with 9 by 12 और 5,000 with 9 by 12, जो कि गलत है। ठीक है रेहान, अरे ओ रेहान, ठीक है, ये बात जबरदस्त। तो 5,000 दोनों में से एलिमिनेट किया। बच्चों अभी तक मैंने ये नहीं देखा कि मार्कअप क्या है, मार्जिन क्या है, खरीदने वाले के पास कितना स्टॉक पड़ा हुआ है। अब वो देखूंगा पर्प की कैलकुलेशन के लिए। इंफॉर्मेशन नंबर 2 दोबारा पढ़ूंगा। स्विस ने पनामा को चीजें बेची 5,000 की, खत्म बात। यहां तक मैंने पढ़ के एलिमिनेशन कर दी। अब देखते हैं कि मार्कअप क्या था। 25% मार्कअप था। मतलब यूं तो 5,000 के ऊपर 25% का मार्कअप हो तो 1.25 से डिवाइड करते हैं तो कॉस्ट आ जाती है। 1.25 से डिवाइड करें तो कॉस्ट आ जाएगी। 5,000 को 1.25 से डिवाइड करें तो कॉस्ट आई 4,000, यानी कि प्रॉफिट हुआ 1,000। लेकिन पर्प कितनी है? पर्प, प्रोविजन फॉर अनरियलाइज्ड प्रॉफिट, कितने परसेंट चीजें पड़ी है खरीदने वाले के पास, बायर के पास? 30%। तो 1,000 का 30% 300 की पर्प है। नाउ व्हाट टू डू विद दिस पर्प? इस पर्प के साथ क्या सलूक करेंगे? पर्प को हम ऐड करेंगे। मोहम्मद इजाज 300 बनता है, 30 नहीं 300। इस पर्प को कॉस्ट ऑफ सेल में ऐड कर देंगे। कॉस्ट ऑफ सेल में इसलिए ऐड कर रहे होते हैं कि असल में असल ट्रीटमेंट तो है जीपी में से माइनस कर। तो जीपी में से माइनस करने का मतलब है कॉस्ट ऑफ सेल में ऐड करेंगे। ठीक हो गया बच्चों? तो ले जी कॉस्ट ऑफ सेल कर दिया। बच्चों मैं आपको एक सजेशन दूं, ब्रैकेट क्लोज नहीं करनी जब तक पूरा क्वेश्चन पढ़ना नहीं। हो सकता है सेल में, कॉस्ट ऑफ सेल में, एडमिन में, डिस्ट्रीब्यूशन में कोई ना कोई एडजस्टमेंट आ जाए। तो अभी हमें कोई जल्दबाजी नहीं करनी, ब्रैकेट क्लोज करके टोटल करो नहीं, कर लेंगे बाद में। पहले पूरा क्वेश्चन पढ़ लेना है आपने, ठीक है? तो मैंने इंफॉर्मेशन नंबर 1 पढ़ी, मैंने इंफॉर्मेशन नंबर 2 पढ़ी। नाउ गोइंग टुवर्ड इंफॉर्मेशन नंबर 3। स्विस ने लोन ऑब्टेन किया। यार ये बात बड़ी मजे की है। स्विस ने लोन लिया था पेरेंट से 2 मिलियन का, पनामा से 2 मिलियन का लोन लिया था। 2 मिलियन का लोन लिया था। कब लिया था? कब लिया था ये देखना है। आफ्टर बीइंग अक्वायर्ड, अक्वायर होने के बाद। किस रेट पे लिया था? 10% पे। अच्छा, स्विस ने कोई आल्सो ऑब्टेन बैंक लोन, उसने कोई बैंक लोन भी लिया हुआ है। ठीक है जी, वो लोन की आदत पड़ी हुई है उसे। तो स्विस ने 2 मिलियन का लोन लिया हुआ है पनामा से और बाकी कोई बैंक लोन लिया हुआ है। ठीक है, ये हमें क्यों बता रहा है? मैं तो प्रॉफिट लॉस बना रहा हूं। लोन की कोई एलिमिनेशन होनी चाहिए प्रॉफिट लॉस के फेस पे। डिस्ट्रीब्यूशन के नीचे आनी है एडमिन कॉस्ट, एडमिन कॉस्ट के नीचे आना है ऑपरेटिंग प्रॉफिट, ऑपरेटिंग प्रॉफिट के नीचे आती है अदर इनकम, अदर इनकम के नीचे आना है पीबीआईटी और पीबीआईटी के नीचे आना है फाइनेंस कॉस्ट। फाइनेंस कॉस्ट में इंटरेस्ट वगैरह आते हैं। एडमिनिस्ट्रेशन, डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट का कहां ताल्लुक हो गया लोन से? हाँ, फाइनेंस कॉस्ट, इंटरेस्ट, इंटरेस्ट इंटरेस्ट इंटरेस्ट। ठीक है जी। तो बच्चों जरा कैलकुलेट करते हैं 2 मिलियन का इंटरेस्ट बनता कितना है। इस कैलकुलेशन के लिए ना थोड़ा सा मुझे जगह चाहिए, मैं आगे आ जाता हूँ। 2 मिलियन का इंटरेस्ट, 2 मिलियन का लोन, सॉरी, इसके ऊपर 10% इंटरेस्ट। लेकिन महीने कितने? 9 महीने। क्यों? अक्वायर होने के बाद लोन लिया ना, अक्वायर होने के बाद, यानी कि 9 महीने का पीरियड था जिसमें उसने लोन लिया। तो ये इंटरेस्ट बनता है 200, 150 बनता है ये इंटरेस्ट। चेक कर लें, 150,000 9 मंथ का इंटरेस्ट। आहा, क्या बात है। अब यहां पर एक बड़ा मजे का पॉइंट है। आप जरा स्विस का प्रॉफिट लॉस देखें। इसका इंटरेस्ट कितना नजर आ रहा है? 200 का। इस 200 में से 150 वो है जो पेरेंट को दिया, मुकर्रर। दोबारा सुने, ये 200 इंटरेस्ट है, फाइनेंस कॉस्ट मीन इंटरेस्ट। ये 200 वो, इस 200 में से 150 वो है
इस 200 में से 150 वो है जो सब्सिडी ने पेरेंट को दिया है, जो कि इंट्रा ग्रुप है। हाँ, इसका मतलब है जीशान बिल्कुल सही, इसका मतलब है 50 का इंटरेस्ट बाकी है जो बैंक लोन के ऊपर है। लेकिन बच्चों एक और बात, इन द लाइन जो 150 पेरेंट से रिलेटेड है उसको 9/12 करने की जरूरत है, उसको 9/12 करने की जरूरत है, वो तो है ही ऑलरेडी पोस्ट एक्विजिशन, उसको 9/12 करने की जरूरत नहीं है। जहां साहब ने सही फरमाया। लेकिन बाकी का जो 50 है क्या उसको 9/12 करने की जरूरत है? बाकी 50 के बारे में तो हम ये एज्यूम करेंगे वो पूरे साल का इंटरेस्ट है। 150 के बारे में हम ये एज्यूम नहीं कर सकते पूरे साल का इंटरेस्ट है, क्योंकि वो तो है ही एक्विजिशन के बाद का इंटरेस्ट। लेकिन बाकी 50 के बारे में कुछ बताया नहीं है, तो उसके बारे में तो यही एज्यूम करेंगे वो पूरे साल का इंटरेस्ट है। तो देखिए 200 के 2 टुकड़े करने लगा हूं, ये वर्किंग देखिएगा। सॉरी, हाँ, ये जो 200 दिया हुआ ना क्वेश्चन के अंदर, इसके 2 टुकड़े करने लगा। एक तो वो 150 है जो है ही पोस्ट एक्विजिशन का, इसको 9/12 करने की जरूरत नहीं है। और बाकी बचा 50, ये बैंक लोन वाला, इसको पोस्ट एक्विजिशन और प्री एक्विजिशन को अलग अलग करने की जरूरत है। प्री एक्विजिशन का मतलब है 3/12 और पोस्ट एक्विजिशन का मतलब है 9/12। अब 50 का 9/12 करना तो ये बनता है 37.5। ये बनता है 37.5 और 150 तो है ही सारा पोस्ट एक्विजिशन, इसको तो 9/12 करने की जरूरत ही नहीं। तो 150 और 37 187.5। तो अगले 9 महीने मजे की बात है, इसको यहीं पे नोट करें और उसकी तस्वीर बना लें कि हमने किस तरह 200 से कैलकुलेट किया अगले 9 महीनों का इंटरेस्ट, विच इज 187.5। कोई किसी का क्वेश्चन है तो अभी पूछ लें 187.5 के ऊपर। दिस इज इंटरेस्ट एक्सपेंस ऑफ 9 month फ्रॉम अप्रैल टू दिसंबर। पता है क्या एडमिनिस्ट्रेटर, हमारे पास इस असम्पशन के अलावा कोई हल नहीं है। हम यही एज्यूम करेंगे कि एक्विजिशन के फौरन बाद लोन ले लिया गया, क्योंकि वर्डिंग क्वेश्चन की थी पोस्ट एक्विजिशन, एक्विजिशन के बाद। हाँ हाँ अहमद इजाज, सुन ले मेरी बात। अच्छा, एडमिनिस्ट्रेटर अपने नाम चेंज करके क्लास को ज्वाइन करें। एज पर पॉलिसी कोई भी एनोनिमस नेम से होगा, जो अपने नेम से नहीं होगा उसको क्लास से एक्सपेल किया जाएगा। तो अपने नाम से क्लास को ज्वाइन किया करें। अच्छा अहमद इजाज, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि आउटसाइड पार्टी है। मैंने अभी ये बात तो की ही नहीं है कि कौन सा विद इन द ग्रुप है और कौन सा आउटसाइड द ग्रुप है। मैं तो 9 महीने की कैलकुलेशन कर रहा हूँ। अभी अगली बात ये करूंगा कि कितना विद इन द ग्रुप है। ठीक है अहमद इजाज, बिल्कुल आपका कंसर्न ठीक है, आपका क्वेश्चन ठीक है। रिदा साबिर फिर सुन रहे हैं कि 150 को 9/12 क्यों नहीं कर रहे। 150 तो ऑलरेडी है ही उस लोन के ऊपर जो कि अप्रैल से दिसंबर तक लिया था, तो वो तो है ही ऑलरेडी अप्रैल से दिसंबर तक का इंटरेस्ट। इसको 9/12 क्यों करें? 9/12 तो उस चीज को करेंगे ना जो पूरे साल की इनकम या पूरे साल का एक्सपेंस है। तो ये 150 वो इंटरेस्ट है जो सब्सिडरी ने पेरेंट को दिया किस लोन के ऊपर, जो लिया ही एक्विजिशन के बाद था। तो 150 तो है ही अप्रैल से दिसंबर तक का इंटरेस्ट, इसको 9/12 क्यों करें? जी रिदा साहब, बात समझ आई आपको?
ये बात यार आपको तो जो बताऊं समझ आई थी। क्या बात है, या आप बच्चे जीनियस हैं या फिर आप बच्चे ही जीनियस हैं। तो सुने मेरी बात, अब 187.5 में से इजाज का कंसर्न था जी 187.5 में से तो 150 तो हमने विद इन द ग्रुप पे कर देना जी, कर देना, उसको एलिमिनेट करेंगे अभी हम। तो अब देखें जरा प्रेजेंटेशन में मैं क्या करने वाला हूँ। फाइनेंस कॉस्ट में पेरेंट और सब्सिडरी की फाइनेंस कॉस्ट कितनी कितनी है। पेरेंट की है 1000, सब्सिडरी की है 200। वन 1200, लेकिन 200 के बजाय मैं क्या लिखने लगा 187.5। मैं इसको ये नहीं कर सकता था 200 को 9/12, क्योंकि 200 के दो टुकड़े की है। वो एक लंबी वर्किंग की वो मैंने आपको भी दिखाई, उसका आपने स्क्रीनशॉट भी बनाया होगा। हाँ, अब इसमें से एजाज का जो कंसर्न था ना कि 150 तो पेरेंट को पे किया है, तो वो 150 पूरा का पूरा एलिमिनेट हो जाएगा। अब पेरेंट ने लिया होगा तो पेरेंट ने कहा लिखा होगा अपनी अदर इनकम में। अब पेरेंट की अदर इनकम देखिए कितनी आ रही है क्वेश्चन के अंदर, 2000 की, और सब्सिडी की अदर इनकम कितनी आ रही है 500, लेकिन 500 को भी 9/12 करना है हमने। तो पेरेंट की अदर इनकम में से और सब्सिडी की एक्सपेंस में से, ये वन दोनों में से देने वाले का फाइनेंस एक्सपेंस, लेने वाले की इनकम, दोनों आपस में कॉन्ट्रा। तो कॉन्ट्रा तो करना है 150 अहमद इजाज, 150 तो कॉन्ट्रा करना ही करना था। लेकिन पहले हम लिखेंगे कि सब्सिडी का 9 महीने का इंटरेस्ट बनता कितना है। तो पहले मैंने वो लिखा 9 महीने का बनता है 187.5, आउट ऑफ विच 150 इज कॉन्ट्रा। देने वाले का एक्सपेंस, लेने वाले की इनकम, आपस में दोनों कॉन्ट्रा हो गया। इस क्लास में अहमद इजाज के अलावा भी कोई है? आज तो सिर्फ हाँ आकिब भी हैं, आकिब सिद्दीकी साहब भी हैं। आज इस क्लास में तो सिर्फ अहमद इजाज के क्वेश्चन हैं। क्या बात है, इतने मेरे माशाल्लाह ओबीडिएंट स्टूडेंट्स। चले माशाल्लाह। इंफॉर्मेशन नंबर 3 हो गई। नाउ कमिंग टुवर्ड इंफॉर्मेशन नंबर 4। ओके हाँ, एडमिनिस्ट्रेटर कहता है कि अहमद इजाज असल में नालायक आदमी है, उसको समझ नहीं आता इसलिए बार बार पूछता है, बाकी को समझ आ जाता है इसलिए नहीं पूछते। अच्छा, अहमद इजाज ने जवाब दिया जलने वाले तेरा मुंह काला। अच्छा, इंफॉर्मेशन में 4 में लिखा हुआ है ऑल इनकम एंड एक्सपेंसेस इवनली अक्रूड ड्यूरिंग द ईयर। ये बच्चों इंफॉर्मेशन नंबर 4 जो क्वेश्चन में गिवन है ना, ये तकल्लुफन गिवन है। महीन नकवी बड़ा स्लो प्रोसेसर आपने पाया है। मैं अगली इंफॉर्मेशन पे आ गया तो आपको पिछली इंफॉर्मेशन। 150 बैंक लोन नहीं था, बैंक लोन ना 50 था, बैंक लोन के ऊपर 50 था, 150 तो इंट्रा ग्रुप लोन के ऊपर था। ठीक है माहिन नकवी। अच्छा बच्चों, मैं ना ये जो इंफॉर्मेशन नंबर 4 है ना, इसको मैं कहूंगा तकल्लुफन दी हुई है। ये इंफॉर्मेशन ना भी दी जाती तो ये एज्यूम्ड होगा। मैंने एजम्पशन में भी रूल में लिखवाया था कि ऑल इनकम एंड एक्सपेंसेस आर अज्यूम्ड टू बी अक्रूड इवनली थ्रू आउट द ईयर, अगर कुछ भी इंफॉर्मेशन ना दी जाती। तो बहरहाल चौथी इंफॉर्मेशन हमारे लिए फिलहाल यूजलेस है। ठीक है, क्योंकि हम ये ना भी दी जाती तो अभी हमने 9/12 करना था। आगे चलते हैं, खत्म हो गया क्वेश्चन। अब मैं पूरे प्रॉफिट लॉस की फिगर्स को यहाँ पुट करके सुकून के साथ अपना प्रॉफिट लॉस बना सकता हूँ, क्योंकि जो इन्फॉर्मेशन मैंने पढ़नी थी पढ़ दी। एडमिन कॉस्ट की तरफ आते हैं। एडमिन कॉस्ट है 20,000 और 4,000।
4000 को भी 9/12 किया हमने। अब जरा ब्रैकेट क्लोज करके ना टोटल कर देते हैं। शुरू हो जाए सेल्स से। हरिए। आज अच्छी चीज ये है कि हमारी क्लास का टाइम 2 घंटे है, यानी कि क्वेश्चन करने के बाद भी हमारी क्लास चलती रहेगी। क्या बात है। 1 लाख में से 100,000 प्लस 30 मल्टीप्लाई 9/12 -5, तो ये 1,17,500 बनता है। 1,17,500 जी बिल्कुल ठीक हो गया। कॉस्ट ऑफ सेल 40, 16 9/12 -5 प्लस 0.3 47,300। अगर मेरी कैलकुलेशन गलत नहीं है तो 47,300 1,17,500 में से ये माइनस कर देंगे तो बन जाएगा 70,200 जीपी। रेहान 6500 अब क्या बोल रहे हैं? 6500 की तो कोई फिगर नहीं है। अच्छा डिस्ट्रीब्यूशन आते हैं 5,000 प्लस 2,000, लेकिन 9/12 से मल्टी करने के बाद तो ये बनता है 6,500। शायद डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट बोल रहे थे उस वक्त आप। ठीक है, ये एक फिगर आ गई। नाउ एडमिन 20 और 4 को 9/12 किया 23,000। अच्छा बच्चों, आपने एक चीज गौर की, मैंने जीपी का हॉरिजॉन्टल टोटल नहीं किया, ब्रैकेट्स वाली ये मैंने टोटल नहीं किया। हमने जीपी कैलकुलेट किया वर्टिकल टोटल। इस तरह जो भी प्रॉफिट कैलकुलेट करेंगे वो वर्टिकली कैलकुलेट करेंगे, वो हॉरिजॉन्टल नहीं करेंगे। मतलब वो क्वेश्चन पेपर की फिगर में उठा के यहाँ पे लिख दूं, नहीं, ऐसा नहीं करना हमने। ऑपरेटिंग प्रॉफिट की फिगर तो 70,200 में से 70,200 में से 6,500 एंड 23,000 माइनस करेंगे तो हमारे पास फिगर आ जाएगी 40,700। इसके अंदर अदर इनकम ऐड कर लेंगे 2,000 प्लस 500 मल्टीप्लाई बाय 9/12 माइनस 150, तो ये बनता है 2,225 52942। ठीक हो गया, ये पीबीटी आ गया। अब इसमें फाइनेंस कॉस्ट माइनस करेंगे हम। $1,000 प्लस 187.5 माइनस 150, तो इट इज जस्ट 1037.5। ये माइनस करेंगे हमारे पास पीबीटी आ जाएगा 42,925 माइनस दिस 4187.5 4187.5। नाउ टैक्सेशन की फिगर है हमारे पास 11,000 और 2300। और 2300 को भी 9/12 कर देंगे। $12,725। 4187.5 में से ये माइनस करेंगे तो 29,162.5। दिस इज पैट। क्या क्वेश्चन मेरा कंप्लीट हो गया कि कुछ करना है अभी? सोचे जरा, कुछ करना है अभी क्या? कुछ तो है क्या? क्या करना है? एनसीआई प्रॉफिट कैलकुलेट करना है हमें। प्रॉफिट के 2 टुकड़े करने हैं, बाइफर्केशन करना है। प्रॉफिट एट्रीब्यूटेबल टू एनसीआई, ये कैलकुलेट करना पड़ता है थोड़ा टेक्निकल तरीके से। एट्रीब्यूटेबल टू एनसीआई
ये थोड़ा करना पड़ता है। लेकिन अगली बात, ये टेक्निकल तरीके से कैलकुलेट नहीं करना पड़ता, क्योंकि एनसी का प्रॉफिट अगर आ जाए वो माइनस करते हैं, बाकी जो बचेगा वो पेरेंट का होगा। लेकिन एनसीए का कैसे कैलकुलेट किया जाए, मैं आपको ना बच्चों 2 मिनट देता हूं, आप खुद कैलकुलेट करें एनसीए का प्रॉफिट। मैं देखना चाहता हूं कि आपको कितनी एक बातें याद है। प्रॉफिट एट्रीब्यूटेबल टू एनसीए कैलकुलेट करें, हरिया। बहुत डिफरेंट वैरायटी आ गई आंसर्स की। किसी ने कहा 2280, किसी ने कहा 5700, 11,665। मतलब ये तो बहुत ही डिफरेंट वैरायटी है। अच्छा, करें 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 सर, कपाएं अपना। चलिए बच्चों, बहुत वैरायटी है आंसर्स की, मुझे खुद नहीं पता इसका आंसर, मैं कैलकुलेट करके आपके सामने देखता हूँ। सबसे पहले पता क्या करना है, सब्सिडी के प्रॉफिट को देखेंगे। सब्सिडी का प्रॉफिट था 6000, लेकिन इस 6000 के प्रॉफिट को भी 9/12 कर दें तो ये बनता है 4500। अब आगे आप ना वर्किंग वन का कॉलम 2 बनाते हैं, उसको माइंड क्या क्या एडजस्टमेंट होती है और इंफॉर्मेशन है कि स्विस ने पानामा को चीजें बेची है, तो वर्किंग वन की कॉलम 2 में परप आती है, और परप कितनी है 300। तो इसमें से सिर्फ 300 की एडजस्टमेंट करेंगे हम, 4500 में से 300 एडजस्ट कर देंगे, तो ये बन जाएगा 4200। तो 4200 9 मंथ का प्रॉफिट है, ये 9/12 में कर चुका हूं। अब एनसीए कितने परसेंट है हमारे पास, 40%। तो 4200 का 40%, 420, 840, 1680, ये बनता है सिंपली। तो 1680 वाले कितने लोग हैं, एक भी नहीं है। अरे वाह,
अरे वाह, एक भी नहीं है। हाँ, एक दो बच्चे निकल आए, अतार और शाताज और अहमद इजाज। ठीक है जी, माशाल्लाह 3 बच्चे हैं। एक बच्चे ने लिखा था, समझ नहीं आई, वो कौन सा बच्चा था, मैं रिपीट कर देता हूँ यार, क्या मुश्किल था इसमें। सब्सिडरी के प्रॉफिट को देखना है, सिर्फ सब्सिडरी के प्रॉफिट। सब्सिडरी का प्रॉफिट वैसे तो 6,000 है, लेकिन ये साल भर का प्रॉफिट है। 9 महीने का प्रॉफिट बनता है 4500। इस 4500 में से हम कौन कौन सी एडजस्टमेंट करेंगे, वो एडजस्टमेंट करेंगे जो वर्किंग वन के कॉलम 2 में होती है। वर्किंग वन की कॉलम 2 में एडजस्टमेंट क्या होती है, सोचो जरा। फेयर वैल्यू के ऊपर डेप्रिसिएशन की एडजस्टमेंट होती है, या पर्प की एडजस्टमेंट होती है। तो पर्प की एडजस्टमेंट है इस क्वेश्चन में, फेयर वैल्यू एडजस्टमेंट तो है ही नहीं। और पर्प की एडजस्टमेंट भी तब होती है जब सब्सिडी ने पेरेंट को चीजें बेची हो। तो सब्सिडी ने पेरेंट को चीजें बेची हैं इस क्वेश्चन में, और उसमें 300 की पर्प थी, ये प्रॉफिट लॉस के में भी हमने ये वर्किंग की थी। इस 300 की पर्प को 4500 में से माइनस किया, 4200 हो गया। एनोनिमस अटेंडी ने कहा, वैसे ना मुझे ना आपको जवाब देना बनता नहीं है, मैंने कहा कि नाम चेंज करके आप प्रॉपर नेम के साथ क्लास को ज्वाइन करें। लेकिन सुन लें कि इंटरेस्ट क्यों कंसिडर नहीं हुआ। इंटरेस्ट की कोई एडजस्टमेंट वर्किंग वन की कॉलम 2 में करते, अगर हम वर्किंग वन का कॉलम 2 बना रहे होते, इसमें कोई एडजस्टमेंट करते हैं? कोई एडजस्टमेंट ना करते, कोई एडजस्टमेंट ना होती। लोन लेने देने के ऊपर जो पर ये जो इंटरेस्ट की एडजस्टमेंट होती है, इसका वर्किंग वन से कोई ताल्लुक नहीं। क्यों रिपीट कर दूं मैं, जब उस वक्त की थी शाताज, कहाँ गुम थे, दोबारा देख लें। पर ये हुई थी, 5,000 की चीजें बेची गई, कॉस्ट थी 4,000, क्योंकि 25% मार्कअप था। तो इसका मतलब है प्रॉफिट था 1,000। तो 30% चीजें अभी भी बायर के पास पड़ी हुई है। तो 30% 3,300 बनता है। ठीक है, अच्छा नमाज ब्रेक 10 मिनट का कह रहे हैं। ठीक है, नमाज ब्रेक कर सकते हैं, लेकिन इट्स अ रूटीन मैटर। तो इज इट पॉसिबल कि हम नमाज क्लास के एंड पे 6:40 क्लास का टाइम एंड होगा, क्योंकि यहाँ पे तो 7:20 पे मगरिब की नमाज का टाइम है, 7 बज के तकरीबन 15 मिनट पे, 15 से 20 मिनट के दरमियान को टाइम है। तो यानी कि असर का टाइम बच जाता है क्लास का टाइम जब एंड होगा। तो लेकिन अगर आप स्टिल कहते हैं कि जी हमें इसी टाइम पे नमाज पढ़नी है, तो फिर 5 मिनट का ब्रेक कर लेंगे। तो लेकिन दूसरी ऑप्शन भी कोई ज्यादा बुरी नहीं है। 6:40 पे क्लास जैसे खत्म होगी, 5 मिनट में आप नमाज पढ़ के अगली क्लास ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, मेरा भी यही ख्याल था कि एक दफा इंटरप्शन होगी तो फिर वो डेली की इंटरप्शन। ठीक है, क्लास के बाद नमाज का सफिशिएंट टाइम होगा। चलें। अच्छा, पर्प जिस बच्चे ने पूछी थी क्लियर हो गई। पर एडजस्ट करके रिमेनिंग जो प्रॉफिट है उसका 40% लिया, 1680। अच्छा बच्चों, मैं मजीद इस पर टाइम लगा रहा, 1680 माइनस कर दिया 29162 में से 1680 माइनस करते हैं, बाकी जो बचा वो पेरेंट का 27482.5। जी बच्चों, ये रेडमी ने मेरा पहला दिन है ज्वाइन करने का, एडमिट जो
मैं एक दफा फिर रिक्वेस्ट कर रहा हूँ तमाम पार्टिसिपेंट से कि अपने ओरिजिनल नेम के साथ क्लास को ज्वाइन किया करें, अदरवाइज हमें आपको मुखातिब करने में परेशानी होती है। ठीक हो गया बच्चों? ले जी, क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। आज हमने कंसोलिडेटेड प्रॉफिट लॉस भी कंप्लीट पढ़ लिया। यार बी बी मैंने लिखा था बीटा, बीटा का मतलब है बैलेंसिंग फिगर, यानी कि मैंने बैलेंसिंग इसलिए कहा था कि जो बचा वो पेरेंट का है। पहले हनीफ सॉरी नूरीन हनीफ पहले एनसीए का कैलकुलेट करने, एनसीए का कैलकुलेट करने के बाद जो बचा वो पेरेंट का है, तो ये इसलिए मैंने बी लिखा था, बी मीन बीटा लिखा था, इनफैक्ट बीटा स्टैंड फॉर बैलेंसिंग। ठीक है नूरीन? ओके ले बच्चों, आज हम एक स्टेप और आगे निकल गए। हमने कंसोलिडेटेड प्रॉफिट लॉस भी पढ़ लिया, कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट भी पढ़ ली। आज हमारा नेक्स्ट पढ़ाव है, नेक्स्ट चीज जो हमने डिस्कस करनी है कंसोलिडेशन में, वो है एसोसिएट। एसोसिएट के रूल्स लिखेंगे आप रूल्स के पेजेस पे। कंसोलिडेटेड प्रॉफिट लॉस हो गई, कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट हो गई, अब लिखेंगे एसोसिएट। और इनफैक्ट ये एक नया आईएएस है, आईएएस 28। हम जो पहले पढ़ रहे थे वो आईएफआरएस 10 था। जी पिक ले लें, आपके सामने रूल्स लिखे हैं। और ये कह रहे हैं कि प्रॉफिट लॉस की इनकम स्टेटमेंट का प्रैक्टिस मटेरियल कहाँ से मिलेगा? अरे चंदा, ये प्रैक्टिस मटेरियल ही तो है जो हम कर रहे हैं सीआईज। इसके बाद सीआईज जहाँ पे खत्म हो रहे हैं वहीं से पीक्यू शुरू हो रहे हैं, प्रैक्टिस क्वेश्चंस। और प्रैक्टिस क्वेश्चंस जहाँ से शुरू हो रहे हैं, तकरीबन 14 प्रैक्टिस क्वेश्चन आपकी इस हैंडआउट्स के अंदर मौजूद है। अच्छा बच्चों, प्रैक्टिस क्वेश्चन के नाम हवाले से मैं आपको दिखा देता हूँ चैप्टर। ये रूल्स की पिक लेनी है किसी ने ले लें, लेकिन प्रैक्टिस क्वेश्चन के हवाले से ना मैं आपको दिखा देता हूँ बुक।
बच्चों ये जो है ना CIs जितने हैं, मैं एक एक CIs आपके साथ डिस्कस करूंगा, और उसमें से 6 CIs तो ऑलरेडी हो चुके हैं। 7th CI जो है ना वो इंशाल्लाह मैं आपके साथ आज ही कोशिश करूंगा कि करूं डिस्कस। लेकिन बच्चों इसके बाद ना PQs हैं। अब आपकी होम असाइनमेंट स्टार्ट हो चुकी है, आप इतने मैच्योर हैं और आप इतने बड़े हो चुके हैं कि मुझे ये कहने की पूछने की आपको जरूरत नहीं है कि आप क्वेश्चन करें, अपने प्रैक्टिस करें। मैं जस्ट आपको आज ये बता रहा हूं कि आप अब तमाम PQs कर सकते हैं। अब आपके पास इतना नॉलेज आ गया है, पिछले तमाम लेक्चर्स में ये सारी बातें कवर हो चुकी हैं। आप PQ1 से लेके PQ2, PQ3, PQ4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 आप पहले 11 क्वेश्चन आप कर सकते हैं, 11 PQs कर सकते हैं। PQs 12 और 13 आप 12, 13 और 14 आज का लेक्चर लेने के बाद वो भी कर सकेंगे आप, लेकिन पहले 11 क्वेश्चन तो आप कर सकते हैं। और इनके PQs के सोल्यूशन भी आपने लगता है फाइल देखी ही नहीं है, इनके सोल्यूशन भी यहीं पे दिए हुए हैं। सोल्यूशन ऑफ PQ1, PQ2, PQ3, PQ4 एंड सो ऑन, सोल्यूशन गिवन है। ये PQs आपने करने हैं, इसलिए मैंने सोल्यूशन इस चैप्टर में ऐड किए हुए हैं। बच्चों मैं आपको दावे से कहूं, दावे से अगर आप ये PQs कर लेना ICM में, इससे मुश्किल एडजस्टमेंट, दिल खुश होगा। दिल खुश होने का मतलब है कि पहले आप रंजीदा होंगे कि यार एडा औखा क्वेश्चन, फिर आपको लगेगा कि यार नहीं मजे का था। और जब तो मतलब ऐसे टेक्निकल क्वेश्चन है ये PQs कि वाकई क्वेश्चन ये करने लायक है। और ये क्वेश्चन कर लेने के बाद मेरा ये दावा है ICM में इस लेवल के क्वेश्चन मुश्किल नहीं आ सकते। दीज आर द मैक्सिमम डिफिकल्ट एडजस्टमेंट इन PQs। PQs में आपको नहीं करवाऊंगा, आपने खुद करने हैं, क्योंकि टाइम नहीं है कि हम ये PQs भी क्लास में डिस्कस करें। हाँ इंडिविजुअली आप मुझसे पूछेंगे ग्रुप में, मैं उसको बता दूंगा कि फलां PQ में फलां एडजस्टमेंट में फलां मसला था, तो वो इस तरह से तो डिस्कस कर सकेंगे। बट आई एम नॉट वेस्टिंग माई क्लास टाइम ऑन PQs। PQs आपके करने लायक क्वेश्चन है, एक एक क्वेश्चन आपने खुद करना है। बट व्हेन यू हैव डन ऑल PQs, फिर आपको इसी चैप्टर में कुछ और नजर आएगा PQs के बाद। लेट मी शो यू हियर। इसके बाद नजर आएंगे आपको TQs। TQ स्टैंड फॉर टेस्ट क्वेश्चन। इनके सॉल्यूशन मैंने यहाँ पे प्रोवाइड नहीं किए हुए, वो अलग से प्रोवाइड कर दूंगा। ये TQs का मतलब क्या है? ये वो है जो आपने असाइनमेंट बना के, मतलब ये आपका टेस्ट है, लेकिन ये अभी नहीं, आप पहले PQs करेंगे, PQs करने के बाद आप TQs के काबिल होंगे। अभी मैं आपको TQs करने को दूं, आपसे नहीं होंगे, तो पहले प्रैक्टिस करेंगे PQs से, फिर TQs पे आएंगे, और फिर हम एक दिन डिसाइड करेंगे, उस दिन आप TQs सारे करने के बाद मुझे सबमिट करवाएंगे। ठीक है, ये 8 TQs हैं, 8 TQs हैं, ये आपका टेस्ट होगा। ठीक है, ये 8 TQs हैं और ये भी कमाल क्वेश्चन है। ठीक हो गया, तो ये हमारा चैप्टर इस तरह से कंक्लूड होगा। आप आज से PQ स्टार्ट करते हैं, और मेरा मशवरा ये है कि कम से कम एक PQ आप नाश्ते में या डिनर में जरूर किया करें। ठीक है, एक कम से कम PQ आप नाश्ते में या डिनर में कर लिया करें, तो 12 दिनों के अंदर 12 क्वेश्चन आपके हो जाएंगे, 2 हफ्तों में हो जाएंगे सारे क्वेश्चन। ठीक है, मैं बहुत ज्यादा भी नहीं कह रहा, लेकिन एक एक क्वेश्चन आपको करने पे घंटा लग जाता है। ये ऐसे मजेदार और लेंथी और डिटेल PQs हैं कि आपको एक एक घंटा चाहिए एक एक क्वेश्चन के लिए। इनिशियली एक एक घंटा लगेगा आपको, फिर आपका टाइम थोड़ी रिड्यूस स्पीड की वजह से टाइम रिड्यूस होना शुरू हो जाएगा, तो 40 मिनट्स आर आइडियल, कि 40 मिनट के अंदर आप क्वेश्चन कर लेते हैं तो इट मींस कि यू आर डूइंग वेल। ठीक हो गया बच्चों?
तो ये क्वेश्चन करने का तरीकाकार होगा। अब टोटल करना तो 14 PQs हैं, 8 TQs हैं और 7 CIs हैं। कितने हो गए? 7 और 14, 21 और 8, 29 क्वेश्चन इस चैप्टर के अंदर आपको मिलेंगे। ये अभी 29 क्वेश्चन फर्स्ट फेज के हैं। अभी जब सेकंड फेज ऑफ कंसोलिडेशन पे जाएंगे ना, फिर उसमें तकरीबन 20-25 क्वेश्चन उसमें करेंगे, तो तकरीबन 60-65 क्वेश्चन कर लेने के बाद हमारा ICM में कुछ नहीं बिगाड़ सकता। ICM में जितना मर्जी मुश्किल क्वेश्चन दे एग्जाम में, हम बड़ी आसानी से कर लेंगे, लेकिन शर्त यह है कि आपने सारे क्वेश्चन गो थ्रू किए हों, सारे क्वेश्चन अपने हाथ से किए हों। अच्छा बच्चों, एक ना साइकोलॉजिकल धोखा देते हैं हम अपने आप को कभी। वो ये करते हैं कि हम समटाइम ना एक उंगली रखते हैं क्वेश्चन के पेज पे और एक उंगली रखते हैं आंसर के पेज पे, साथ साथ क्वेश्चन पढ़ते जाते हैं, साथ साथ आंसर देखते जाते हैं, और हमें लग रहा होता है कि क्वेश्चन पढ़ा साथ साथ आंसर देखा, समझ आ गया यार, ठीक है, अच्छा इसकी एडजस्टमेंट ये की हुई है, इसकी एडजस्टमेंट ये की हुई है, ठीक है यार समझ आ गया। ये बच्चों फेल होने का बेहतरीन नुस्खा है। ये इनफैक्ट आपकी प्रैक्टिस नहीं हो रही होती, आप अपने आप को धोखा दे रहे होते हैं। प्रैक्टिस तब होती है जब आप क्वेश्चन पूरा खुद करें। सोल्यूशन नहीं देखना जब तक पूरा क्वेश्चन कंप्लीट कर ना लें। आपको लग भी रहा है कि यार मैं गलत कर रहा हूं, ये एडजस्टमेंट मुझे समझ नहीं आ रही, तब भी मैं कहूंगा सोल्यूशन ना देखें। पूरा क्वेश्चन कर लेने के बाद फिर सोल्यूशन देखें कि मैंने कहां कहां गलती की है। ये क्वेश्चन में कहीं स्टक हुए फौरन सोल्यूशन देखा, ये एटीट्यूड पता क्या है, आपको लेजी बनाता है, आपके दिमाग को लेजी बनाता है, आपके दिमाग को सोचने का मौका ही नहीं देता। आप कहीं जगह किसी जगह स्टक होते हैं तो आपका दिमाग सोचना तब शुरू करता है, यार अब मैं इसका क्या करूं। लेकिन आप फौरन ही सोल्यूशन देख लें तो आपने अपने दिमाग को सोचने का मौका ही नहीं दिया। तो जब आपने सोचने का मौका ही नहीं दिया तो इसका मतलब है यू आर नॉट रेडी फॉर अनसीन क्वेश्चन। आप अनसीन क्वेश्चन के लिए तैयार ही नहीं, आपकी प्रैक्टिस नहीं हुई। आप अनसीन क्वेश्चन के लिए, असल में ये जो क्वेश्चन जितने भी हैं 29-30 है मेरी बुक के अंदर अभी फर्स्ट फेज के अंदर, क्या एग्जाम में इनमें से कोई क्वेश्चन आना है? नहीं, अनसीन क्वेश्चन आना है। तो आप 3 क्या 30 क्या 300 क्वेश्चन भी कर लें एग्जाम में, फिर अनसीन आना है। तो अनसीन के लिए तैयार करना है अपने आप को। तो उसके लिए तैयार करने का तरीका ये है कि आप जब क्वेश्चन कर रहे हो तो उसका सोल्यूशन ना देखें, बल्कि सोचें कि इस सिचुएशन में क्या हो सकता है। तो सोचने के बाद जो भी आपके बेस्ट माइंड में जो सोल्यूशन आता है वो लिखें। पूरा क्वेश्चन कर लेने के बाद फिर सोल्यूशन से मैच करें, फिर अपने कंसेप्ट को खंगालें कि मेरी कहां पे गलती थी। तो जहां पे स्टक हो, जहां पे अड़े, वहीं पे सोल्यूशन देख लिया। इनफैक्ट आपने अपने आप को सोचने का मौका ही नहीं दिया, आपने अपने जहन को यूज नहीं किया। ठीक है, तो आपने सोल्यूशन नहीं देखने, इट इज रिकमेंडेड जब तक पूरा क्वेश्चन कर ना लें सोल्यूशन नहीं देखना। मैं एक बात करता होता हूं इसमें कि जब आप क्वेश्चन पहली दफा करते हैं और आपको लगता है कि यार मैं पता नहीं इतना पता नहीं नालायक आदमी हूं, मुझसे क्वेश्चन नहीं हो रहा यार, पता नहीं मुझसे क्वेश्चन क्यों नहीं होते, मेरी बैलेंस शीट हमेशा जो है वो टैली नहीं होती, मेरी किस्मत ही खराब है, जब भी मैं तरबूज लेता हूँ फीका निकलता है, और जब भी मैं बैलेंस शीट बनाता हूँ वो टैली नहीं होती। तो बंदा अपने आप को कोसता है कि यार पता नहीं मैं नालायक हूँ। तो बच्चों मैं आपको बात बता दूं, अगर आपसे बैलेंस शीट टैली हो जाए ना पहली दफा क्वेश्चन करने से, तो आप समझ लीजिएगा ये क्वेश्चन एग्जाम के लेवल का है ही नहीं। वो क्वेश्चन ही क्या जो पहली दफा करने से टैली हो जाए। ठीक है, तो अपने आप को इस चीज से मोटिवेट किया करें कि वो क्वेश्चन जो आपसे टैली हो गया ना पहली दफा करने से, वो आप समझ लें वो एग्जाम लेवल का है ही नहीं। तो इनफैक्ट आपसे शुरू शुरू में मैं कहना चाह रहा हूं कि क्वेश्चन आपसे टैली नहीं होंगे। शुरू शुरू में आप क्वेश्चन करेंगे टैली नहीं होंगे, 10 गलतियां होंगी। दूसरा क्वेश्चन करेंगे 8 गलतियां होंगी। तीसरा क्वेश्चन करेंगे 6 गलतियां होंगी। 5-7 क्वेश्चन करने के बाद आपका हौसला बढ़ेगा, हाँ अब मेरी 1-2 गलतियां होती हैं। इक्का दुक्का गलतियां तो हर दफा होंगी आपकी, इसमें कभी दिल बर्दाश्त नहीं होना आपने कि यार मेरा क्वेश्चन टैली क्यों नहीं होता। एक आधी गलती तो लाजमी होगी आपसे, और शुरू शुरू में तो 8-10 गलतियां होंगी आपसे हर क्वेश्चन में। ठीक है, अगर आप ये समझ रहे हैं, ये एक्सपेक्टेशन है आपकी कि मैं क्वेश्चन करूं और पहली दफा में मुझसे टैली हो जाए, अगर ऐसा कभी हो जाए ना तो समझ लीजिएगा वो एग्जाम लेवल का क्वेश्चन ही नहीं है, वो क्वेश्चन ही नहीं था। एक क्वेश्चन को कितनी दफा करना चाहिए हाफिज साहब, पता है क्या, एक क्वेश्चन को आप एक दफा कर लें लेकिन सोल्यूशन देखे बगैर, चाहे उसके ऊपर आपको 1.5 घंटा लग जाए,
सोच विचार करके यार सोचें क्यों नहीं हो रहा मुझसे, क्यों नहीं हो रहा, सोचें कहाँ कंसेप्ट में गलती है। तो अगर आपने सोच विचार करके एक दफा भी कर दिया ना ड्यूरिंग द सेशन, तो एक दफा काफी है ड्यूरिंग द सेशन। फिर जब क्लासेस खत्म होगी, आपका आखिरी महीना जब स्टार्ट होगा एग्जाम से पहले, फिर सारे क्वेश्चन को उठा के एक दफा फिर करें। तो 2 दफा आपने क्वेश्चन को गो थ्रू किया होगा, मसला कोई नहीं होगा। ठीक है, जैन शब्बीर ने लगता है पहली क्लास में ली थी और कहते हैं कंसोलिडेशन हमारे सिलेबस का कितने परसेंट है। भाई आपका सिलेबस कंसोलिडेशन अब है ही क्या, 55% आपका सिलेबस जो है वो अहमद एजाज का क्वेश्चन है कि कोर्स कब तक कवर होगा। मुझे आप कहेंगे मैं आधे घंटे में कवर कर दूंगा। एक ना हम पंजाबी में मुहावरा बोलते होते हैं, कर कुर देना, एक होता है करना। ठीक है, तो हम सिलेबस कवर करने की कोशिश कर रहे हैं, कर कुर देने वाली बात नहीं। मैं बड़ी स्लो स्पीड के साथ चल रहा हूँ, बहुत डिटेल में डिस्कशन करना चाह रहा हूँ एक एक चीज को। तो टाइम तो थोड़ा लग रहा है, लेकिन अभी भी आपने 5-10 मिनट मेरे ले लिए, मुझे आगे बढ़ने दें, फिर इंशाल्लाह सिलेबस हो जाएगा। यार अब 2 घंटे की क्लास होगी, अब कुछ ना कुछ उम्मीद है कि हमारी स्पीड बन जाएगी। ओके बच्चों, आए जरा रूल्स के पेजेस पे। मैं जो आपके साथ बात कर रहा था वो दोबारा आ जाए। इन्वेस्टमेंट इन एसोसिएट, IS 28। बच्चों एसोसिएट किसे कहते हैं? ऐसी कंपनी जिसमें आपके पास 20% या इससे ज्यादा शेयर्स हो, लेकिन 50% तक हो, इससे ज्यादा ना हो। 20% से ज्यादा लेकिन 50% तक, 20% और मोर, अप टू 50%। तो वो कंपनी आपकी एसोसिएट कहलाती है। एसोसिएट कंपनी के बच्चों मेरी आवाज और स्क्रीन आपको आ रही है? जी सर, आ रही है। ठीक है, थैंक यू सर। अच्छा बच्चों, बात हो रही थी कि 20% से ज्यादा जब शेयर्स होंगे, 20% या इससे ज्यादा, लेकिन 50% तक, तो ऐसी सिचुएशन में हम कहेंगे कि हमारे पास सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस है। सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस होगा तो रिलेशन डेवलप होगा पेरेंट और एसोसिएट का। जिसके पास
शेयर्स होंगे उसको पेरेंट कहा जाएगा, जिसके शेयर्स होंगे उसको एसोसिएट कहा जाएगा। ठीक हो गया। तो अब करना क्या है, चूंकि एसोसिएट तो ग्रुप का पार्ट नहीं समझा जाएगा। ग्रुप किसे कहते हैं ये तो हमने शुरू में पढ़ा था, पेन और सब्सिडियरी को मिला के ग्रुप कहते हैं। एसोसिएट सब्सिडियरी नहीं है क्योंकि इसके ऊपर हमारा कंट्रोल नहीं है। ये तो ये हमारी एसोसिएट है और एसोसिएट इज नॉट अ पार्ट ऑफ ग्रुप। तो फिर कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाते वक्त एसोसिएट के रिजल्ट्स को अपने साथ कंसोलिडेट नहीं करेंगे। तो क्या करेंगे फिर, हम इन्वेस्टमेंट इन एसोसिएट को बस मेजर करेंगे एक तरीके से, उस तरीके को हम कहते हैं इक्विटी मेथड अकाउंट। पहले मैं रूल लिखवाता हूं फिर मैं ये बात समझाता हूं। In consolidated statement of financial position, investment in associate is measured at equity method accounting. ये इक्विटी मेथड अकाउंटिंग होती क्या है? इसकी एक एग्जांपल देखिए। मैं आपको पहले सादा लफ्जों में बात समझाऊं। हम एनसीए के साथ आज तक क्या सलूक करते रहे? एनसीए के साथ क्या सलूक करते थे? हम ये कहते थे कि जी एनसीआई सिंपली सब्सिडी के जितने नेट एसेट्स उसका 30% ले लें, 40% ले लें, 20% ले लें, वो एनसीए का हिस्सा आ जाएगा। नहीं, तो एनसीए आ जाएगा, ठीक है ना? तो आज तक तो हम यही करते रहे, लेकिन आज तक जो हम एनसीए के साथ सलूक करते रहे ना, वो आज सलूक हमारे साथ होगा। क्योंकि अगर आप गौर करें, मैं किसी कंपनी का 30% का मालिक हूँ, 40% का मालिक, यानी कि वो मेरी एसोसिएट है, तो मैं असल में उसमें एनसीआई हूँ, नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट मेरे पास, मैं माइनॉरिटी उस कंपनी के अंदर। तो जो हम एनसीए के साथ सलूक करते रहे थे ना, आज हमारी इन्वेस्टमेंट के साथ वही सलूक होगा। वो सलूक होगा क्या, वो मैं बकायदा आपको वर्किंग करके दिखाता हूँ। एक एग्जांपल लेते हैं। पी आज है 31 दिसंबर 2019। पी लिमिटेड अक्वायर्ड 30% शेयर्स ऑफ सब्सिडरी, नहीं बल्कि सब्सिडरी नहीं, ए लिमिटेड, ए स्टैंड फॉर एसोसिएट, नाम उसका है ए लिमिटेड। 30% शेयर अक्वायर की ए लिमिटेड व्हेन, बल्कि अमाउंट भी लिख देता हूं, बाय पेइंग 450 when equity of A Limited was as follows. तो ए लिमिटेड की इक्विटी थी, उसका शेयर कैपिटल था, शेयर प्रीमियम था, रिटेन अर्निंग थी। शेयर कैपिटल उसका 4, शेयर प्रीमियम था उसका 100 का, और रिटेन अर्निंग थी उसकी 500 की। तो टोटल 1000 की उसकी इक्विटी थी।
ठीक हो गया। ये और आज एट रिपोर्टिंग डेट रिटेन अर्निंग ऑफ ए जो है ना वो बढ़ के हो गई है 600, उस वक्त 500 थी, आज 600 है। तो अब एसोसिएट की जो इन्वेस्टमेंट है इसको मैयर कैसे करना है, आप थोड़ी देर के लिए माइंड में लाएं कि हम वर्किंग वन का कॉलम 2 जैसे करते थे। वर्किंग वन का कॉलम 2 हम कैसे बनाते थे, बल्कि दोनों कॉलम वर्किंग वन को माइंड में लाएं। वर्किंग वन वैसे हम करते थे सब्सिडी के लिए, तो मैं ये वर्किंग वन कर नहीं रहा, लेकिन वर्किंग वन तरह की वर्किंग कर रहा हूँ ऐसे समझ लें, क्योंकि वर्किंग वन होती थी इक्विटी ऑफ सब्सिडी, ये है इक्विटी ऑफ एसोसिएट एट एक्विजिशन और एट रिपोर्टिंग। शेयर कैपिटल तब भी 400 था, आज भी 400 होगा। शेयर प्रीमियम तब भी 100 था, आज भी 100 होगा। लेकिन रिटेन अर्निंग तब 500 थी, आज 600 है। नेट एक्विजिशन नेट रिपोर्टिंग, ठीक है। तो टोटल करें तब 1000 की इक्विटी थी, अब 1100 की है। तो बच्चों इक्विटी मेथड अकाउंटिंग पता सिंपली क्या है, आपको याद है हम वर्किंग 3 कैसे करते थे, एनसीआई, फिर वर्किंग 3 करते थे एनसीआई। एनसीआई कैसे कैलकुलेट करते थे कि जो भी फेयर वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट होती थी, फेयर वैल्यू ऑफ एनसीआई होती थी एट एक्विजिशन, वो लेते थे और उसमें ऐड कर देते थे पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट। जब फुल गुडविल का कंसेप्ट होता था तो फेयर वैल्यू ऑफ एनसीआई एट एक्विजिशन लेके उसमें पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट ऐड करते थे, वो आ जाती थी हमारे पास टोटल एनसीआई की वर्किंग। ऐसे ही याद है, ऐसे ही करते थे हम ये वर्किंग, ऐसे ही करते थे ना। जिस क्वेश्चन में फुल गुडविल होती थी, जिस क्वेश्चन में फेयर वैल्यू ऑफ एनसीआई गिवन होती थी, रेहान खान, हाँ एक और तरीका भी था कि हम 1100 का वो जो है ना वो 30% ले लेते थे। अगर हम 30% एनसीआई 1100 का 30% ले लेते थे, लेकिन ये उस क्वेश्चन में करते थे जहां पे एनसीआई की फेयर वैल्यू गिवन नहीं होती थी, यानी कि जब प्रोपोर्शनेट एनसीआई हम कैलकुलेट कर रहे होते थे। लेकिन जब फेयर वैल्यू ऑफ एनसीआई गिवन होती थी तो क्या करते थे, फेयर वैल्यू ऑफ एनसीआई एट एक्विजिशन लेते थे और प्लस करते थे पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट। ठीक है, तो आज फेयर वैल्यू ऑफ एनसीआई एट एक्विजिशन के बजाय हम यहाँ पे लेंगे कि हमने कितने की ये सब्सिडरी सॉरी एसोसिएट अक्वायर की थी। हमने 30% शेयर अक्वायर किए थे, कितने पैसे देंगे, 450। तो हम लिखेंगे फेयर वैल्यू ऑफ एनसीआई एट एक्विजिशन के बजाय हम लिखेंगे कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट 450। हमने कितने की इन्वेस्टमेंट अक्वायर की थी, 450 की। इसमें ऐड करेंगे पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट। पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट कितने हैं, 1100 माइनस 1000, 100 के प्रॉफिट है। इस 100 का 30% कितना बनता है, 30, तो टोटल आएगा 480। इस 480 को हम कहेंगे ये हमारी इन्वेस्टमेंट एसोसिएट है। इन्वेस्टमेंट एसोसिएट की आज वर्थ है 480। लेकिन बच्चों इंटरेस्टिंगली पेरेंट की बैलेंस शीट में ये इन्वेस्टमेंट आज भी 450 की लिखी होगी। किधर सुने गौर से, पेरेंट की बैलेंस शीट में आज भी ये इन्वेस्टमेंट 450 की लिखी हुई है। $450 की, जितनी की उसने एक्वायर की थी। लेकिन जब से एक्वायर हुई है आज तक इसके पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट्स हैं, सिंपल बात है, 100 के प्रॉफिट है। इस 100 का 30% भी हमारे हिस्से में आएगा ना, हम 30% के मालिक हैं। तो 100 का 30% यानी कि ये वही काम कर रहे हैं जो एनसीआई के लिए करते थे हम, कि 100 का प्रॉफिट हुआ है सब्सिडी का तो उसका 30% एनसीआई के हिस्से में। तो आज हम कह रहे हैं कि हम माइनॉरिटी है तो हमारे पास 30% प्रॉफिट आएगा। तो 100 का प्रॉफिट हुआ, उसका 30% हमें मिलेगा, 30, 100 का 30% 30,
तो 30 हमारे प्रॉफिट में ऐड होगा तो टोटल 480 की रिटेन बन जाएगी, 480 की इन्वेस्टमेंट बन जाएगी। इस 480 की इन्वेस्टमेंट की जो वर्थ है, यानी इसको कहेंगे इक्विटी मेथड अकाउंटिंग। इसको क्या कहते हैं? इक्विटी मेथड अकाउंटिंग। ठीक है बच्चों, इस वर्किंग को अगर आप नोट करना चाहते हैं तो कर लें। हाँ, अभी इस तरफ मैं आता हूं। अब पेरेंट की बैलेंस शीट में इन्वेस्टमेंट लिखी हुई थी 450 की, और मैं कंसोलिडेटेड में अगर 480 लिखूंगा तो बैलेंस शीट टैली कैसे होगी? बैलेंस शीट तो टैली नहीं होगी। तो फिर मैं 30 का प्रॉफिट जो हुआ है इसका सेकंड इफेक्ट लेके जाऊंगा ग्रुप रिटेन अर्निंग। तो जब वर्किंग 4 करने लगूंगा ना ग्रुप रिटेन अर्निंग की, उसमें जो भी पेरेंट की रिटेन अर्निंग गिवन होगी, पेरेंट की, उसमें ऐड कर देंगे 480 माइनस 450। 480 वो अमाउंट है जो हमने लिखी है, हालांकि पेरेंट की बैलेंस शीट में क्या लिखी हुई थी 450, तो डिफरेंस 30 का डिफरेंस हम पेरेंट के प्रॉफिट में ऐड कर देंगे। ठीक हो गया? यानी कि हमने जंप किया 450 से लेके 480 पे जंप किया ना, तो इन दोनों का डिफरेंस क्या आया? 30 का प्रॉफिट सिंपली यहाँ पे ऐड हो जाएगा पेरेंट की रिटेन में। जी मैं आपको रूल दिखा देता हूँ दोबारा। जी राव साहब, आपको आंसर मिल गया ना आपके जवाब का? अच्छा बच्चों, इस वर्किंग को करने का एक और तरीका भी है हमारे पास, उस तरीके को भी नोट कर लीजिएगा, फिर मैं दोबारा रूल्स के पेज पे आ जाऊंगा। अगर आप गौर करें, मैं अगर गुडविल कैलकुलेट करूं, गुडविल इन एसोसिएट, मैंने जब एसोसिएट को अक्वायर किया था, मैंने कितनी कॉस्ट पे की थी? 450। मुझे एक ऐसी एसोसिएट मिली थी जिसके नेट एसेट्स कितने थे? 1000, और 1000 सारे मेरे थे? नहीं, मेरे पास 30% आए थे, 300। तो इट मींस कि आई पेड 150 गुडविल एसोसिएट। मैंने जब एसोसिएट को अक्वायर किया था, मैंने कितनी गुडविल पे की थी? 150 की। अभी जो थोड़ी देर पहले मैंने एक तरीका कहा था, मैंने कहा था इसको क्रॉस कर दिया, मैंने कहा ये करने की जरूरत नहीं है। तो अब इस तरीके को देखें, हम एनसी की एक वर्किंग करने का ये तरीका भी यूज करते रहे कि 1100 यानी कि जो नेट एसेट सब्सिडी के हैं एट रिपोर्टिंग डेट, इसको लिया, इसका 30% ले लें, इसका 30% लेंगे तो क्या आएगा? 330 आ गया। 330 में 150 गुडविल भी अगर ऐड कर दें तो क्या बनेगा? 480। सेम आंसर, सेम आंसर। इस 480 की कैलकुलेशन को कह रहे हैं इक्विटी मेथड अकाउंटिंग, लेकिन इस 480 को कैलकुलेट करने के दो तरीके हैं। एक तरीका है कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट में पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट ऐड करना, कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट में पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट ऐड करना, और दूसरा तरीका है कि आप गुडविल कैलकुलेट कर लें और गुडविल को कैलकुलेट करने के बाद ऐड कर दें आज के नेट एसेट्स, नेट एसेट एट रिपोर्टिंग डेट, को किससे मल्टीप्लाई कर रहा हूं? होल्डिंग परसेंटेज से।
ठीक हो गया बच्चों। तो ये दो तरीके हैं, दोनों से आंसर 480 आएगा। मुझे बताएं ज्यादा आसान कौन सा है, पहला मेथड कि दूसरा? ज्यादा आसान कौन सा लगा आपको, कौन सा मेथड आसान है? फर्स्ट मेथड इज मोर इजी। नहीं, फर्स्ट ज्यादा आसान है। सेकंड में ना गुडविल कैलकुलेट करनी पड़ती है, फर्स्ट में गुडविल कैलकुलेट नहीं करनी पड़ी, तो लेंथी वर्किंग है सेकंड वर्किंग। फर्स्ट ज्यादा आसान है। लेकिन आपको बच्चों दोनों याद इसलिए रखने हैं कि पास पेपर के सोल्यूशन आपको दोनों तरीकों से मिलेंगे, तो हमें दोनों याद होने चाहिए। ठीक है, हाँ हम फॉलो बेशक फर्स्ट को कर लेंगे क्वेश्चन के अंदर, लेकिन हमें आने दोनों चाहिए। अब मैं आपको रूल्स के पेजेस पे जाके वो वर्डिंग भी दिखाता हूँ, और वहां पे ये दोनों तरीकों को मैं मेंशन कर दूंगा वहां पे। यही था रूल्स का पेज शायद, हाँ ये रूल्स। तो मैं इन दोनों तरीकों को यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ। इन्वेस्टमेंट एसोसिएट इज मेजर्ड एट इक्विटी मेथड अकाउंटिंग। अब ये इक्विटी मेथड अकाउंटिंग के दो तरीके हैं। Two ways to calculate equity method accounting. मेथड 1 क्या है और मेथड 2 क्या है? मेथड 1 में क्या किया था, कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट में ऐड कर दिया था सिंपली पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट। ये आसान था। पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट डेफिनेटली मल्टीप्लाई बाय होल्डिंग परसेंटेज। 30% के मालिक हैं, 40% के मालिक हैं, जो भी होल्डिंग परसेंटेज होगी। दूसरा मेथड क्या था, नेट एसेट of associate at reporting date multiply by holding percentage। मतलब जितने भी उसकी 1100 के नेट एसेट्स थे, 1100 को हमने 30% से मल्टीप्लाई किया, 330 आ गया था, याद है डेटा? तो होल्डिंग परसेंटेज इसमें ऐड कर दें गुडविल। तो ये दोनों तरीकों से आपके पास 480 ही आंसर आना है उस डेटा के मुताबिक। तो ये दोनों मेथड है इक्विटी मेथड अकाउंटिंग करने के लिए। फिर दूसरा रूल, डिफरेंस ऑफ इक्विटी मेथड अकाउंटिंग यानी कि 480। अमाउंट्स माइंड में रखें, इक्विटी मेथड अकाउंटिंग 480 आया था एंड कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट 450 थी। तो दोनों का डिफरेंस क्या आया, 30। इसके साथ हमने क्या सूट किया, इज चार्ज टू ग्रुप रिटेन में। इस 30 को हमने कहा ले गए, ग्रुप रिटेन में, ग्रुप रिटेन अर्निंग। ठीक हो गया बच्चों। तो ये बातें हमने एसोसिएट के हवाले से कंप्लीट की, इनको आप नोट फरमा लें।
ठीक है बच्चों, कोई क्वेश्चन किसी का? काफी है इतना? हाँ, रेहान साहब का एक क्वेश्चन कि अब पेरेंट और एसोसिएट के दरमियान कोई ट्रांजैक्शन होगी तो उसका कोई इफेक्ट आएगा। मेरा आपसे क्वेश्चन है कि क्या पेरेंट और एसोसिएट के दरमियान जो ट्रांजैक्शन है, क्या ये इंट्रा ग्रुप ट्रांजैक्शन है? क्या ये इंट्रा ग्रुप ट्रांजैक्शन है? ये इंट्रा ग्रुप ट्रांजैक्शन नहीं है। जब इंट्रा ग्रुप ट्रांजैक्शन नहीं है तो फिर कोई एलिमिनेशन भी नहीं होगी। लेकिन एक प्रॉब्लम है बच्चों, वो प्रॉब्लम ये है, वेरी वेरी इंटरेस्टिंग। अगर पेरेंट और एसोसिएट के दरमियान गुड्स का लेन देन होता है, एसोसिएट ने पेरेंट को चीजें बेची, तो पेरेंट के पास अगर वो चीजें पड़ी हैं, जी इन्वेस्टमेंट इन एसोसिएट अलग से हेड बनेगा और शो होगा बैलेंस शीट के फेस पे। जी खिजर साहब बिल्कुल ऐसे ही। अच्छा बच्चों, बात ये हो रही थी पेरेंट और एसोसिएट के दरमियान अगर कोई ट्रांजैक्शन होती है, एसोसिएट अगर पेरेंट को इन्वेंट्री बेचे, पेरेंट के पास अभी पड़ी हो, अब बेशक एसोसिएट कंसोलिडेट नहीं हो रही है हमारे साथ, लेकिन एसोसिएट से चीजें जो खरीदी है वो पेरेंट की बैलेंस शीट में पड़ी है, बैलेंस शीट में जो तो ओवरसीटेड है, तो उस इन्वेंट्री को रिड्यूस तो करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा? करना पड़ेगा। तो सिर्फ एक एडजस्टमेंट होगी, वो है पेरेंट और सब्सिडियरी के दरमियान सेल ऑफ गुड्स की। एक बच्चे ने और कहा जी आज के लिए इतना काफी है, तो मैं ना आपको सिर्फ ये हेडिंग लिख देता हूं, कल इंशाल्लाह इसको डिस्कस करेंगे विद क्वेश्चन, कि हमें सिर्फ एक एडजस्टमेंट करनी है। सेल परचेज of goods between ग्रुप एंड एसोसिएट। अगर ग्रुप और एसोसिएट के दरमियान कोई भी चीजों का सेल परचेज अगर होता है तो उसकी एडजस्टमेंट होगी। वो एडजस्टमेंट क्या होगी, इंशाल्लाह कल वो वर्डिंग भी मैं आपको लिखवाऊंगा और वो वर्किंग भी करवाऊंगा। ठीक है, तो कल इंशाल्लाह यहीं से कंटिन्यू कर लेंगे। ठीक हो गया बच्चों, सी यू टुमारो। मुझे ये भी है कि आप इतना हजम कर पाए जितनी डिस्कशन आज हुई है, तो उसको डाइजेस्ट करें। और मैं आपको फिर एक दफ़ा रिकमेंड करूंगा कि PQs करना शुरू कर दें, प्रैक्टिस क्वेश्चंस। मैं आपको डेली याद नहीं करवाऊंगा, डेली आपसे पूछूंगा भी नहीं, ये आपका अपना हेडेक है कि आपने कितने PQs करके अपनी कितनी प्रैक्टिस करनी है और एग्जाम के काबिल अपने आप को बनाना है। ठीक है बच्चों, तो सी यू टुमारो सेम टाइम इंशाल्लाह। थैंक यू वेरी मच, अल्लाह हाफिज़।